नेक्स्ट बात करते हैं अपन मिच्युरेशन रिफ्लेक्स। देखो अपन ने बोला था कि यूरिन का जो पाथवे होता है वो क्या होता है, पहले नेफ्रॉन, उसके बाद में कलेक्टिंग डक्ट के बाद में डक्ट ऑफ बेलेनी के बाद में रीनल, पेपिला, कैलिक्स, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और गेट लॉस्ट। तो ये जो मिच्युरेशन रिफ्लेक्स है, इसका जैसे कि रिफ्लेक्स का मतलब समझ में आता है कि आपकी बॉडी ने आपको क्या दे दिया है, सिग्नल दे दिया है, किसके लिए, मिच्युरेशन के लिए। मिच्युरेशन को ये अपन यूरिनेशन बोल देते हैं। यूरिनेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। और कहां पे रिलीज करना, आउटसाइड द बॉडी। तो देखो स्लोली कैसे, स्लोली आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो क्या होता है, बढ़ता रहता है। स्लोली फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर पर क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। हो गए। ये एक्टिवेट होने के बाद में सिग्नल भेजते हैं, किसको, सीएनएस को। देखो किसी भी स्ट्रक्चर से या फिर किसी भी रिसेप्टर से जब सीएनएस के पास में सिग्नल जाते हैं तो वो कौन से सिग्नल होते हैं, सेंसरी सिग्नल होते हैं या फिर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं। अब फिर ये जो सीएनएस है वापस से सिग्नल भेजेगा किस पर, यूरिनरी ब्लैडर पर। तो सीएनएस से जब ऑर्गन के पास में या फिर स्ट्रक्चर के पास में जो सिग्नल आते हैं वो कौन से होते हैं, मोटर सिग्नल होते हैं। और ये जो मोटर सिग्नल आते हैं वो किससे सिस्टम से आते हैं, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, इस पे क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे एक तो कौन सी मिलेगी, डेट्रूसर मसल मिलती है, और दूसरे जो यूरेथ्रा में जो होते हैं स्फिंक्टर। तो जब मिच्युरेशन का रिफ्लेक्स आता है तो जो डेट्रूसर मसल होती है वो नॉर्मली तो कैसी रहती है, रिलैक्स रहती है। रिफ्लेक्स के आने की वजह से क्या हो जाती है, इनमें क्या होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जो स्फिंक्टर होते हैं वो नॉर्मली तो कैसे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड। लेकिन जब रिफ्लेक्स आएगा तो ये कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स। और इसी दोनों की वजह से तो क्या हो जाता है, यूरिनेशन हो जाता है। और इसी को तो क्या बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है, मिच्युरेशन। अच्छा, इस यूरिनरी जो ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 ml, या फिर आप बोलो 1 लीटर। लेकिन क्या आपको ये जो रिफ्लेक्स आता है 1000 पे ही आता है, उससे पहले आ जाता है। अच्छा, आपने अगर अपन नॉर्मली बात करते हैं तो आप ये जो एक ह्यूमन स्पीशीज है वो एक दिन में या फिर पर डे में कितनी बार ये यूरिनेशन प्रोसेस करता होगा, नॉर्मली एवरेज की बात कर रहे हैं। ऐसे तो आप ऐसा होता है हर घंटे जब ब्रेक होता तब भी आप जा रहे हो। नॉर्मली होता है 5 to 6 टाइम होता है। वैसे तो आप कोई एक्सेप्शन भी हो जाते हैं कि सर आधा घंटे कर दूं मैं, तो वो कोई बात नहीं। नॉर्मली क्या होता है 5 to 6 टाइम होता है। और अब ये जो रिफ्लेक्स मिलता है आपको, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हर बार जब भी जा रहे हो तो आप 1000 जो ml है वो रिलीज करके आ रहे हो। इसका मतलब ये जो आपको रिफ्लेक्स मिलता है वो 1000 पे तो नहीं मिल रहा, उससे पहले ही मिल गया होगा। तो कितने पे मिला होगा, ये आपको मिल जाता है 220 ml पर। कितने पर, 220 ml पर रिफ्लेक्स मिला है। पर हमेशा नहीं है कि जब आपको रिफ्लेक्स मिल गया तभी आप चल जाओगे।
आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। जो फर्स्ट टाइम जो रिफ्लेक्स मिलता है वो मैंने बताया कितने पर मिल जाता है, 220 ml पर। तब आपको लगता है कि अच्छा जाना चाहिए, लेकिन आप रुक जाते हो। तो आप जो नॉर्मली जो रिफ्लेक्स करते हो, सॉरी जो यूरिनेशन करते हो, वो होता है कितने पर, 400 ml पर। कितने पर होता है, 400 ml पर। नॉर्मली हो जाना चाहिए कितने पर, 400 ml पर। लेकिन आप इसके बाद में भी अगर रुके हुए हो तब कंडीशन आ जाती है कौन सी, कि अब आपको दर्द होने लग जाता है, पेनफुल कंडीशन आ जाती है। ये कब होता है, 500 ml पर। कितने पर, 500 ml पर। इसको मतलब 500 से 650 भी बोल देते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 ml की होती है। तो रिफ्लेक्स जो मिलता है वो कितने ml पर मिलेगा, 220 ml पर मिलेगा। कैपेसिटी कितनी होती है, 1000 ml की होती है। पेनफुल कंडीशन कब आ जाती है, 500 to 650 ml तक आ जाती है। नॉर्मली यूरिनेशन कब हो जाता है, 400 ml पर हो जाता है। तो ये होता है मैच्योरेशन रिफ्लेक्स के बारे में। इसमें ये याद रख लेना एक तो कि ये कौन सा सिस्टम से ट्रिगर करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जो डेट्रोसर मसल होती है वो पहले रिलैक्स होती है, यूरिनेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन रिलैक्सेशन के सॉरी यूरिनेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। यूरिनरी ब्लैडर पे भी पाए जाते हैं और यूरेटर पे भी पाए जाते हैं। ये मिलेंगे कहाँ पे, मैंने आपको बताया होगा, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, उस पर पाए जाते हैं। तो ये हो जाता है, यूरिन के बारे में मैंने बता दिया है, मैच्योरेशन के बारे में भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में। देखिए रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, इसके लिए क्या पाया जाता है, इसमें जेजी एपरेटस पाया जाता है। जेजी का मतलब होता है जस्टा ग्लोमेरुलर। जस्टा का मतलब मैंने बताया होगा पहले, नियर होता है। तो ये क्या होता है, एक सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है किस किस के बीच में, आर्टेरियोल और डीसीटी के बीच में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टेरियोल में भी कौन सी वाली, तो एफेरेंट आर्टेरियोल अपन को बता देनी है। ये क्या है, एफेरेंट आर्टेरियोल है, ये ग्लोमेरुलस और ये डिफरेंट आर्टेरियोल है। ये इसके पास में क्या है, डीसीटी है। तो देखो एफेरेंट आर्टेरियोल डीसीटी के बीच के जो दोनों सेल्स होती है, ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल है इसके पास में कौन सी सेल्स पाई जाती है, जेजी सेल्स, जिसमें क्या पाया जाता है, रेनिल। किस फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। कैसे एक्टिवेट होगा अपन अभी देखते हैं। यहाँ पे जो डीसीटी वाला जो पार्ट है उसमें एक थोड़ी डेंस सेल्स पाई जाती है, उनको क्या बोल दिया जाता है, मैक्युला डेंसा बोल दिया जाता है। और ये दोनों मिलकर ही क्या बना लेती है, जेजी एपरेटस बना लेती है, जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस बना लेती है। अब इसका क्या रोल होता है वो देखिए। अपन पढ़ रहे थे कि हमें किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करना है, मतलब कि जो जीएफआर है, जो बीपी है, जो ब्लड वॉल्यूम है, उसको कम ज्यादा करना है। अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो कम कर देंगे, कम हो जाएगा तो ज्यादा कर देंगे। तो अपने पास में इस तरीके से 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम होता है रास मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में देखो होता क्या है, इसका फुल फॉर्म है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास का मतलब क्या हुआ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये कब काम करेगा, जब आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम। जब अब देखो ब्लड प्रेशर, ये पहले इन तीनों चीजों को अपन समझते हैं कि पहले तो ब्लड प्रेशर लगाता कौन है, ब्लड लगाएगा। लगाएगा कहाँ पे, जो आर्टरी होती है उसके वॉल पे लगाएगा। लेकिन जो ब्लड है वो एक फ्लूइड है या नहीं है, फ्लूइड है, मतलब उसका कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा, तो ब्लड का वॉल्यूम है। अगर ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है तो वो प्रेशर ज्यादा लगाएगा, और प्रेशर ज्यादा लगा रहा तो मतलब ब्लड ज्यादा है, और ब्लड ज्यादा है तो किडनी के पास में ब्लड ज्यादा जाएगा, और किडनी के पास में अगर ब्लड ज्यादा जा रहा है तो उसका फिल्ट्रेशन भी ज्यादा होगा। यही है, तो मतलब तीनों क्या है, रिलेटेड टर्म्स है। तो अपन बोल रहे हैं कि अगर बीपी कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, या फिर जीएफआर कम हो जाता है, तो कौन सी मैकेनिज्म काम करेगी, रास मैकेनिज्म। कैसे काम करती है, जैसे ही बॉडी का बीपी हुआ कम, जेजी सेल्स ऑफ ये जो किडनी होती है वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ये यही वाली सेल्स है। देखो इधर से ब्लड आएगा,
ब्लड आएगा तो कम होगा तो उसको सेंस कर लेगा। और यहाँ पे कौन सी सेल्स है, ये जेजिस सेल्स है। जैसे ही इनको पता लगेगा कि इसका जो ब्लड आ रहा है उसका वॉल्यूम कम है, और ये जब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर भी कम लगेगा, तो ये क्या हो जाती है, जेजिस सेल्स एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने के बाद में क्या करती है, रेनिन रिलीज कर देती है। अब ये जो रेनिन होता है वो क्या काम करवाएगा, एक लीवर से एक प्रोटीन बनती है, इस प्रोटीन का नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन। कभी आपने इसी से रिलेटेड मतलब इससे जैसा जैसा नाम सुना होगा पेप्सिनोजन। एक होता है पेप्सिन और एक होता है पेप्सिनोजन। तो जो पेप्सिनोजन होता है वो क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म होता है, और जो पेप्सिन होता है वो क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। वैसे क्या देखो इसमें भी क्या आ रहा है, नोजन। इसका मतलब क्या, ये भी कैसी है, इनएक्टिव फॉर्म है, तो इसको अपन को क्या करवाना पड़ेगा, एक्टिव करवाना पड़ेगा। और इसको एक्टिवेट करने का काम कौन कर रहा है, रेनिन कर रहा है। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है कौन, रेनिन। लेकिन हमें क्या करवाना था, बीपी को तो बढ़ाना था, वो वाला काम है ना। अब ये वाला काम ये फर्स्ट वाला नहीं करता है, वो कौन करता है, सेकंड करता है। इसका मतलब हमें इस फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होना चाहिए। हमें कन्वर्ट किसको करना है, एंजियोटेंसिन को करना है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए। और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और इस एंजाइम को रिलीज कहां से किया जाता है, लंग्स से। हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये देखो क्या करता है, एंजियोटेंसिन सेकंड तीन चीजों पर काम कर सकता है ये। पहला काम किस पे करेगा, हाइपोथैलेमस पर। किस पर करेगा, हाइपोथैलेमस पर। दूसरा काम करता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब आपके हार्ट पर काम करेगा। तीसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स पर। अब देखो हुआ क्या, मैंने बताया कि अगर ब्लड का वॉल्यूम कम है तो प्रेशर कम लगेगा, और प्रेशर कम लगेगा तो जीएफआर कम आएगा। अब अपन इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बताओ, अपन पानी पीएंगे तो उससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या, बढ़ जाएगा। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्या, हो जाएगा। जीएफआर ज्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। तो अपन एक तो क्या कर सकते हैं कि पानी पी लो, ठीक है। लेकिन पानी पीने के लिए प्यास भी तो लगनी चाहिए, प्यास लगनी चाहिए ना। तो आपको प्यास लगवाने का जो काम है वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस में क्या करवा दिया, आपको प्यास लगवा दी। मतलब ये कौन से एक्टिवेट करवा देता है, कौन से सेंटर को, थर्स्ट सेंटर को, जिसकी वजह से आप क्या कर लेते हो, ड्रिंक कर लेते हो किसका, वाटर का। लेकिन इन दोनों में पता है एक दिक्कत आ जाती है कि प्यास का लगना, जो प्यास का लगना होता है वो क्या होता है, इनवॉलंटरी प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद में आप पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे, ये तो आपके डिपेंड करता है ना, ये तो वॉलंटरी है। भाई प्यास लग गई है, जरूर थोड़ी ना कि तुम पानी पी लोगे। अब बाई चांस क्या हुआ कि इसने क्या आपको प्यास तो लगवा दी लेकिन आपने पानी पिया ही नहीं, तो बताओ ये वाला प्रोसेस काम करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि एक काम पे इसके भरोसे ही है। दूसरा क्या काम होता है कि चलो ठीक है आप पानी तो नहीं पी रहे हो, अब इसके पास में दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। अब देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दिया, ये अपनी ब्लड वेसल्स थी, इसमें कोई भी फ्लूइड रहा होगा, उसका प्रेशर जितना भी लग रहा था, अगर मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, इसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बताओ ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा क्या, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा क्या, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो वो आगे भी जल्दी पहुंच जाएगा, ज्यादा पहुंच जाएगा। तो ये दूसरा काम ही हो जाता है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। तो और मैं क्या कर सकता हूँ, और ये क्या करेगा, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन होता है वो अपने नेफ्रॉन के रीनल ट्यूबुल डीसीटी वाले पार्ट से सोडियम और वाटर को क्या करवा देता है, रीअब्जॉर्ब अपनी बॉडी में ही करवाता है। मतलब कि मान के चलो कि अगर आपकी बॉडी से सोडियम और वाटर जा रहा होगा तो ये एल्डोस्टेरोन उसको नहीं जाने देगा। इसका मतलब आपकी बॉडी में वाटर अभी रिटेन कर रहा है ना, वाटर रिटेन करना तो मतलब वो क्या कर देगा, उसको धीरे धीरे ब्लड को, जो ब्लड का वॉल्यूम है उसको बढ़ा देगा, और धीरे धीरे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और ऐसे ही क्या हो जाएगा, जीएफआर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इन तीनों ने मिलकर के क्या किया, ब्लड के प्रेशर को बढ़ा दिया, ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ा दिया और जीएफआर को बढ़ा दिया। ये कब हो पाता है, जब आपकी बॉडी का बीपी हो गया कम, ब्लड वॉल्यूम हो गया है कम, जीएफआर हो गया है कम। तो कम होगा तो अपन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बढ़ जाता तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पहला मैंने जो बताया है कि अगर बॉडी का बीपी कम हो जाता है तो अपन को क्या करना है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करनी है, रास मैकेनिज्म। दूसरा प्रोसेस, दूसरा होता है एडीएच। फर्स्ट वाले का नाम क्या था, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा होता है एडीएच, ये एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट,
डायूरेटिक मतलब यूरिन के साथ में वाटर का लॉस, और हार्मोन का मतलब हार्मोन। तो ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो अपने यूरिन के साथ में वाटर के लॉस को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि एंटी है उसका। यूरिन के साथ में वाटर के लॉस को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसका मतलब हमारी बॉडी में वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाएगा। इसका मतलब ये कब काम कर रहा होगा, जब कम हो रहा होगा। तो जब हमारी बीपी हो जाती है कम, ब्लड वॉल्यूम हो जाता है कम, जीएफआर हो जाता है कम, वो भी कब काम कर रहा था, यही सेम प्रोसेस में। तो ऐसा नहीं कि एक के लिए बस एक ही है, और भी हो सकते हैं। तो ये दूसरा काम है। देखो होता क्या है, जब आपका ब्लड प्रेशर हो जाएगा कम, बीपी हो जाएगा कम, ब्लड वॉल्यूम हो जाएगा कम, जीएफआर हो जाएगा कम, तो आपके ऑस्मोरिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है, जो आपकी ऑस्मोलरिटी को क्या कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। इस आर का मतलब क्या होता है, रिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर क्या हो गए हैं, एक्टिवेट हो गए हैं। अब ये किसको सिग्नल भेजेंगे, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस किसको भेज देगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। कभी नाम तो सुना ही होगा पिट्यूटरी का, ठीक है। तो देखो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको बोला जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका नाम में ही इसका काम है। ये क्या करेगा, डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, उसका एंटी करेगा। और डायूरेसिस होता क्या है, यूरिन के साथ में वाटर का लॉस। अब देखो ये क्या करेगा, डीएच लेटर पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, मतलब कि डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को क्या करवा देगा, रीअब्सॉर्ब करवा देगा। मतलब हमारी जो बॉडी है उसमें वाटर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। अगर हमारी बॉडी में वाटर रिटेन कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बढ़ा देगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। अब देखो होता क्या है, इसी हार्मोन का दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन। क्या होता है, वैसोप्रेसिन। वैसो मतलब ब्लड वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेस करना। ये सेम काम अपन ने उधर भी तो किया था, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन वाला, तो ये भी करवा देता है। ये क्या करवा देता है, जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उनको क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। और आपको पता ही है, जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो सेम प्रोसेस यही तो होगा। तो वो तीन तरीके से काम कर रहा था। एक तो कौन सा, हाइपोथैलेमस से आपको प्यास लगवा करके, दूसरा आपकी जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है उसको करवा करके, और तीसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज करवा करके। जो ये वाला है, ये काम कैसा करता है, एडीएस से काम करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवा करके, और दूसरा ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रिक्शन करवा करके। अब देखो होता क्या है, कई बार जो एडीएच है ना, ये हो जाता है कम। एडीएच खुद क्या हो गया है, कम हो गया है। अब मतलब इसका काम क्या था, डायूरेसिस को रोकने का काम था ना। अब जो रोक रहा है वो खुद ही कम हो गया, तो बताओ जो प्रोसेस हो रहा था वो ज्यादा हो गया, कम होगा, ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब अब डायूरेसिस ज्यादा होगा। डायूरेसिस ज्यादा होने का मतलब क्या है, यूरिन के साथ में वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो अगर एडीएच हो गया है कम, तो डायूरेसिस ज्यादा हो जाएगा। और डायूरेसिस ज्यादा हो जाता है तो यूरिनेशन आप बार बार जाओगे। और जब यूरिनेशन बार बार जाते हैं, तो इस बीमारी का नाम हो जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या हो जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है, एडीएच के कम होने की वजह से। और एडीएच कम कब कब किस किस कंडीशन में हो जाता है, देखो जब विंटर का टाइम होता है, उसमें अपन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाते हैं, तो उसकी मदद से क्या हो जाता है, एडीएच कम हो जाता है। एल्कोहल वगैरह की पीने की वजह से भी अपन बार बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं। कॉफी वगैरह पीने से, टी वगैरह पीने से, कैफीन वगैरह पीने से, इन सब से क्या हो जाता है, एडीएच का लेवल कम हो जाता है, और डायूरेसिस ज्यादा होने लग जाता है, और यूरिनेशन बार बार जाने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन सब की वजह से ही क्या हो जाएगा, हमें बीमारी हो जाती है। अगर वो रेगुलर होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, तब अपन उसको क्या बोल देते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। जो मैंने को प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था डायबिटीज इंसिपिडस, वो किससे रिलेटेड था, ग्लाइकोस यूरिया। अगर आपके यूरिन में ज्यादा ग्लूकोज होने लग जाए, अगर आपके यूरिन में ज्यादा कीटोन बॉडीज होने लग जाए, वो एक इंसुलिन की वजह से होता है। और ये किसकी वजह से हुआ है, एडीएच की वजह से। तो देखो पहला अपन ने कौन सी मैकेनिज्म पढ़ी है, रास मैकेनिज्म। दूसरा कौन सा है, ये एडीएच। इन दोनों में अपन ने क्या देखा था कि अगर बीपी हो गया है कम तो उसको बढ़ा देंगे। अब देखते हैं कि अगर बढ़ गया तो उसको कम कैसे करते हैं। तीसरा होता है एएनएम। एएनएम का मतलब होता है एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। एट्रियल का मतलब होता है एट्रियम। एट्रियल और वेंट्रिकल्स होते हैं ना, एट्रियम। नेट्री का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा आपने नेट्रियम।
नाइट्रिक एसिड नहीं, नेट्रियम। नहीं पता किसी को? कोई बात नहीं है। पीरियोडिक टेबल तो पढ़ते होंगे ना। पीरियोडिक टेबल में आपको जैसे कुछ एलिमेंट के बारे में बताया जाता होगा, है ना, अलग अलग तरीके से। ऐसे कभी इसका आगे का क्या लिखा हुआ रहता है वो पता है क्या? जैसे इसका क्या बोला जाता है अपन? इसका सोडियम कहाँ, ये Na से सोडियम कहाँ से बन जाएगा? ये होता है इसका तो, है ना। तो ये जो नेट्रियम होता है ये क्या है? ऐसे ही तो लिखते हो इसको, सोडियम को। ये क्या होता है? सोडियम होता है। तो यहाँ पे नेट्रियम का मतलब किससे है? सोडियम से। वो उधर लिखा हुआ है, देखो। केमिस्ट्री पढ़ा देता हूँ थोड़ी बहुत में, है ना। एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। तो देखो एट्रियल का मतलब क्या हो गया है? वही हार्ट की जो ऊपर वाले चैम्बर होते हैं, एट्रिया। नेट्रियम मतलब सोडियम, यूरेटिक मतलब यूरिन के साथ में, और फैक्टर मतलब फैक्टर। तो ये एक ऐसा फैक्टर होता है जो यूरिन के साथ में किसको रिलीज करवा देगा? सोडियम को। और जहां सोडियम चला जाता है उसके पीछे पीछे क्लोराइड भी चला जाता है, और सोडियम और क्लोराइड मिलकर तो क्या बना दिया? ये तो सॉल्ट बना दिया है। और जहां जहां पे सॉल्ट पीछे पीछे पानी। अब देखो मैंने तुम्हें समझा दिया है। अब इधर देखो, जब आपकी बॉडी का हो जाता है बीपी ज्यादा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा, जीएफआर ज्यादा, इसका मतलब बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। अब तुम क्या चाहोगे कि बताओ वाटर का लॉस हो या फिर नहीं हो? होना चाहिए, तभी तो बीपी डाउन होगा वापस से। डाउन का मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा हो गया है उससे नॉर्मल लेके आना, तो कमी तो करना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे? हार्ट की वॉल से क्या रिलीज हो जाता है? एक एएनएफ। ये हो गया। ये क्या करवा देता है? सोडियम विद यूरिन रिलीज करवा देगा। और जब सोडियम विद यूरिन रिलीज हो जाता है तो उसके पीछे पीछे कौन चला जाता है? क्लोराइड भी चला जाता है। दोनों मिलकर के क्या बना दिए? NaCl। और NaCl के पीछे पीछे सात समुद्र पार करते हुए कौन चला जाता है? वाटर। वो क्या हो जाएगा? रिलीज। और जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो बताओ बीपी क्या हो जाएगा? ब्लड वॉल्यूम, जीएफआर। और अगर ये भी नहीं होता है तो इसका तीसरा काम भी, दूसरा काम क्या हो जाता है कि ये क्या करवा सकता है? वैसोडाइलेशन भी करवा सकता है। या तो इससे हो या फिर दूसरा तरीका ये होता है। तो ये तीन मैकेनिज्म होती हैं कि किडनी के फंक्शन को। अब देखो अपन ने बोले कि किडनी का काम क्या है? फिल्टर करने का है। और फिल्टर करने के बाद बन क्या रहा था? जीएफआर ही तो बन रहा था कि जीएफआर या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। नॉर्मल है तो अपन को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ज्यादा होगा है तो कम कर देंगे, कम हो गया तो ज्यादा कर देंगे। यही तो क्या होती है? मैकेनिज्म होती है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो तीन मैकेनिज्म वापस मैं समराइज कर देता हूं। पहला था रास मैकेनिज्म, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। दूसरा क्या था? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तीसरा कौन सा है? ये एएनएफ, एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर्स। आगे हम बात करते हैं कुछ बीमारियों की, डिसऑर्डर्स। देखो जब किसी की किडनी फेल हो जाती है, फिर किडनी खराब हो जाती है, तो एक प्रोसेस किया जाता है हीमोडायलाइसिस। देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज नहीं बताऊंगा जो आपने नहीं सुनी है ना। हर बीमारी का नाम तुमने सुन रखा है ना। वही होता है वैसे। देखो हीमोडायलिसिस में करते क्या है? पहले तो ये आना चाहिए कि कर क्यों रहे हैं। अगर किसी की किडनी खराब है, किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है, तो अपन क्या करते हैं? डायलिसिस करते हैं। किडनी का काम क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करने का। तो हीमोडायलिसिस का भी काम क्या हुआ? ब्लड को फिल्टर करने का। अब ब्लड को फिल्टर करने के लिए ब्लड को पहले बॉडी से बाहर निकालना भी तो पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं तो किससे निकालते हैं? आर्टरी से। ये बॉडी है, बॉडी की आर्टरी से निकाला। लेकिन कभी आपने ऐसे गौर किया है कि जब हमारा जो ब्लड है, जब हमें चोट लग जाती है इतनी सी, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो वो क्लॉट हो जाता है। लेकिन आप तो जानबूझ के इसको ब्लड को निकाल रहे हो, क्या ये क्लॉट नहीं हो पाएगा? क्या ये भी क्लॉट होगा? तो इसको आप क्या चाहते हो कि क्लॉट हो जाए? नहीं होना चाहिए ना। अगर क्लॉट हो जाएगा तो बताओ फिल्टर कैसे करोगे? तो अपन क्या डाल देते हैं इसमें? हेपेरिन डाल देते हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर भी तो होता है, और वो क्या होता है? एंटी कोगुलेंट होता है, मतलब कोगुलेशन को प्रिवेंट करेगा। तो जैसे अपन ने यहाँ पे एंटी कोगुलेंट डाला, बताओ ब्लड जमेगा या नहीं जमेगा? क्लॉट नहीं हो पाएगा। अब देखो इसमें इसको बोला जाता है, एक बॉक्स होता है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोला जाता है डायलाइजिंग यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, अपनी किडनी फिल्टर किसको कर रही है? नाइट्रोजनस वेस्ट को। नाइट्रोजन वेस्ट को ही कर रहे हैं ना। अगर किडनी फेल हो गई है तो मतलब हमारे ब्लड में क्या ज्यादा है? नाइट्रोजनस वेस्ट ज्यादा है।
तो हमें फिल्टर किसको करना है, नाइट्रोजन वेस्ट हो तो करना है। तो देखो इसके में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोला जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड। इसका जो कंपोनेंट है केमिकल कंपोजिशन किसके हिस्से में होता है, प्लाज्मा के हिस्से में। लेकिन इसमें क्या नहीं मिलते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपना जो ब्लड आने वाला है उसके प्लाज्मा में तो क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अपन को वही तो फिल्टर करने हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। और एक इसमें ऐसी कॉइलिंग पाई जाती है, कॉइल्ड सेलोफोन की मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि कैसी होती है, पोरस। पोरस का मतलब उसमें पोर पाए जाते हैं। अब देखो इधर से ब्लड आएगा, इस मेम्ब्रेन में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, लेकिन इसमें जो फ्लूइड है उसके पास में तो यूरिया है, लेकिन क्या बाहर यूरिया है, नहीं है। इसके अंदर जो आ रहा है प्लाज्मा, उसके अंदर तो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, लेकिन बाहर है क्या, नहीं है। तो वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लो की तरफ अपने आप आ जाएंगे। तो देखो वो जो यूरिया है इससे कहाँ पे आ जाएगा, इस डायलाइजिंग फ्लूइड में आता जाएगा, और अल्टीमेटली जब इधर तक आएगा तो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। अब उस ब्लड को अपन वेन के थ्रू कहाँ पे डाल देते हैं, वापस से बॉडी में डाल देते हैं। लेकिन वापस से जब बॉडी में डाल रहे हैं तो उसमें अपन को क्या डालना पड़ेगा, एंटी हिपेरिन डालना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में हिपेरिन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसका। और इस मेथड की वजह से दिस मेथड इज बून फॉर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में इस मेथड की वजह से हजारों लोगों को वरदान प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनकी किडनी फेल हो गई थी, तो हीमोडायलिसिस की वजह से वो क्या है, ब्लड को फिल्टर कर पा रहे हैं, इसलिए। ठीक है, इसमें हो क्या जाता है, जैसे कि किडनी फेल हो गई है, अब बताओ ब्लड में अपन रिलीज क्या करते हैं, यूरिया तो रिलीज करते हैं, तो बताओ वो ब्लड में रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। तो उसकी वजह से कंडीशन अराइज हो जाती है, malfunctioning of kidney can lead to the accumulation of the urea in blood that is known as uremia। जैसे आपने एक नाम सुना है एनीमिया, ए का मतलब एब्सेंट, इमिया का मतलब ब्लड में आरबीसी एब्सेंट हो जाती है, फिर ब्लड ही एब्सेंट हो जाता है। इसमें क्या है, यूरेमिया। इमिया का मतलब क्या हो जाता है, ब्लड, और यूरिया मतलब यूरिया, यूरिया इन ब्लड इज नोन एज यूरेमिया। ओके, तो इसको अपन ने ट्रीट करने के लिए क्या कर दिया है, हीमोडायलिसिस कर दिया है। आगे देखते कुछ और बीमारियां। ओलिगो यूरिया, अगर यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे कम हो रहा है, तो कंडीशन का नाम ओलिगो यूरिया। अगर जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है तो पॉलीयूरिया। अगर आपकी यूरिन में क्या है, कीटोन बॉडीज है तो कीटो यूरिया। अगर आपकी यूरिन में क्या है, ग्लूकोज है तो ग्लाइकोस यूरिया। और एक और होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किसी भी वर्ड के पीछे क्या लग जाता है, आइटिस लग जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। जैसे कि राइनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नोज। जैसे कि ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई। वैसे क्या है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है तो इन्फ्लामेशन ऑन ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी। एफरेंट आर्टेरियोल आती है, कैपिलरी बना देती है, और एफरेंट आर्टेरियोल चली जाती है, उसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देते हैं। एन्यूरिया, ये मतलब एब्सेंट, न्यूरिया मतलब यूरिन, नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। अब आ जाता है किडनी फेल हो जाती है, किसी की रीनल फेलियर हो जाती है, जो अपन ने जिसकी अभी ट्रीटमेंट बताया था ना कि वो अपन को कब करना है, तो किडनी फेलियर बोलूं चाहे मैं रीनल फेलियर बोलूं, बात एक ही, किडनी को ही रीनल बोल दिया जाता है। तो देखो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इट इज ए सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक बाय रीनल डिसफंक्शन, मतलब किडनी क्या काम करना बंद कर देती है, या फिर कोई भी उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, ओलिगोयूरिया की वजह से, एन्यूरिया की वजह से। ओलिगोयूरिया मतलब लेस प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, एन्यूरिया मतलब नो प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इन द ब्लड, जैसे कि यूरिया ज्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रीनल फेल्योर हो जाता है। अब देखो जो अपन ने हीमोडायलिसिस पढ़ा था वो तो क्या है, परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना है, वो तो अपन को एक इंटरवल के बाद में बार बार करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि किसी की किडनी फेल हो गई है और इसका परमानेंट सॉल्यूशन, तो वो क्या है, किसी दूसरे की किडनी लगा दो, नई किडनी लगा दो, और उसको क्या बोल दिया जाता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो इस मेथड का, इसके प्रॉब्लम का अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन ऑफ रीनल फेल्योर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्या किया जाता है, पहले तो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें जिसको किडनी खराब हो गई है उसको एक ऑर्गन लगाना है, तो वो ऑर्गन कौन सा होना चाहिए, किडनी ही होना चाहिए। दूसरी बात, अब जो सामने से जो ऑर्गन अपन किसी से लेते हैं उसको बोला जाता है डोनर, जो हमें देता है। अब वो जो डोनर है वो भी कौन होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, हमारी मैचिंग या फिर कंपेटिबिलिटी क्या है, ज्यादा मैच कर पाती है। फंक्शनल लेंगे कि नॉन फंक्शनल लेंगे, नॉन फंक्शनल का मतलब क्या है, देखो फंक्शनल किडनी फ्रॉम ए क्लोज रिलेटिव टू मिनिमाइज। अच्छा ये अपन को क्लोज रिलेटिव से क्यों लेनी चाहिए, होता क्या है कि जैसे
मेरी किडनी खराब है, सुनो तुम्हारी तो नहीं करता हूँ, मेरी कर लेता हूँ। मेरी किडनी खराब है, मेरे को किसी से किडनी लेनी है, तो सामने वाला एग्री कर दिया कि ठीक है मैं आपको किडनी दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेरा इम्यून सिस्टम है और उसका इम्यून सिस्टम है वो तो डिफरेंट डिफरेंट है ना। तो कई बार क्या हो जाता है कि जो मेरा इम्यून सिस्टम है उसके जो किडनी है उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, जिसको बोला जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। इसलिए कई बार देखा होगा अपन जब किसी को ब्लड देते हैं तो उसकी भी पहले मैचिंग की जाती है, ऐसे हर किसी को कोई भी ब्लड नहीं चढ़ा दिया जाता है ना। तो ऐसे इसमें क्या किया जाता है, टिश्यू मैचिंग की जाती है। तो अगर वो दोनों के मैच हो जाते हैं, कुछ एक जीन्स होते हैं वो अपन पढ़ेंगे आगे, अगर वो मैच करते हैं तभी अपन एक दूसरे का जो है ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल किडनी फ्रॉम में क्लोज रिलेटिव रही जाती है टू मिनिमाइज द चांसेस, मिनिमाइज मतलब कम करने के लिए, टू चांसेस ऑफ ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है कि अपन जैसे किसी को कोई भी ऑर्गन ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो वो रिजेक्ट होने के क्या है चांसेस फ्रॉम द डोनर्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब है किडनी स्टोन, पथरी का नाम तो सुना ही होगा, हाँ। इसको ही बोल दिया जाता है यूरोलिथियासिस। क्या बोल दिया जाता है, यूरोलिथियासिस। होता क्या है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द किडनी, और स्टोन को क्या बोल देते हैं कई बार, कैलकुली। तो देखो मैं किडनी स्टोन बोलूं, मैं यूरोलिथियासिस बोलूं या फिर मैं रीनल कैलकुली बोलूं, बात एक ही है। अब इसमें ये जो स्टोन बनते हैं किस किस के बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के, ये बन सकते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के, ये बन सकते हैं किसके, यूरिक एसिड के, और ये बन सकते हैं किसके, सिस्टीन के। ये डिफरेंट डिफरेंट है, ज्यादातर कैल्शियम ऑक्जेलेट के बनते हैं। अब देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया एक्सक्रीशन वाला। अब कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट तो नहीं है लेकिन एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है क्या, लंग्स। जैसे कि हमारे जो लंग्स होते हैं, हेल्प इन द एलिमिनेशन ऑफ द CO2 एंड H2O। क्या हमारे लंग्स से CO2 एलिमिनेट होती है, क्या होती है, लंग्स एल्वुलाई के थ्रू आती है ना ट्रांसफर होकर के। क्या हमारे लंग्स से H2 एलिमिनेट होती है, क्या होती है, देखो ऐसे करके देखो एक बार, जो वेपर आई है वो क्या है, H2O का ही तो फॉर्म है। तो आप ऐसे करते रहते हैं, अपन बात करते रहते हैं, जब भी सांस लेंगे तो वो H2 भी रिलीज होता रहता है। कितना होता है CO2, 200 ml पर मिनट, और जो H2 होता है वो कितना होता है, 400 ml पर डे। इसी के साथ में ऑल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम वोलेटाइल सब्सटेंस। वोलेटाइल्स मतलब जो उड़ जाते हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स होती है, कुछ एल्कोहल्स होते हैं। नेक्स्ट है स्किन। तीन ऑर्गन होते हैं, एक तो लंग्स, एक स्किन और एक लिवर। दूसरा कौन सा है, स्किन। स्किन में देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है, उनमें से होती है स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट मतलब जो पसीना रिलीज करती है। पसीने में होता क्या क्या है, देखो पानी पानी होता है, NaCl होता है, लैक्टिक एसिड होता है, यूरिया होता है। अब देखो पसीने का या फिर जो स्वेट ग्लैंड का जो मेन काम है ना, वो पसीना रिलीज करना नहीं है, मतलब सॉरी ये एलिमिनेट करना नहीं है, वो क्या है, पसीना रिलीज करना। पसीने की वजह से क्या हो जाता है, हमारी जो बॉडी होती है उस पर कूलिंग इफेक्ट आता है। गर्मियों में पसीना ज्यादा रिलीज होता है, जिससे कि आपको क्या थोड़ा सा क्या है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ऑफ स्वेट इज टू बी प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू दी बॉडी सरफेस, ठीक है। इधर जो सेबेशियस ग्लैंड होती है, जैसे कई बार आपने सुना होगा, अपन बोलते हैं या फिर आपस में बोलते हो देखा होगा कि तेरी स्किन कैसी है, ड्राई है, मेरी कैसी है, ऑयली है। और जिसकी ड्राई होती है फिर उसको क्या लगाया जाता है, मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो सेबेशियस ग्लैंड रिलीज करती है उसको अपन बोल देते हैं ना ऑयल, वो क्या होता है, सीबम होता है। उसमें क्या क्या होते हैं, देखो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं और स्टेरॉइड्स होते हैं। स्टेरॉइड्स का नाम सुना होगा, उसी की एक कैटेगरी है। और इसका ऑयल का जो है प्राइमरी काम क्या है, ऑयली सिक्रेशन, प्रोवाइड ऑयली या फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन दी स्किन। स्किन पे प्रोटेक्टिव कवरिंग को प्रोवाइड करने का काम होता है ऑयल का। नेक्स्ट एंड फाइनली लिवर। लिवर का जो होता है वो क्या होता है, मेन साइट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, जिसमें आ जाते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये देखो जो बिलीरुबिन होता है ना, इसका मैं कलर बता देता हूँ। बिलीरुबिन का कलर जो होता है वो होता है येलो, और बिलीवर्डिन का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। कई बार आपने सुना है जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है। पीलिया में क्या है, ये जो बिलीरुबिन है ना, इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना, तो येलो उसकी कलर की वजह से येलो येलो पीला पीला। और कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है इसमें, कुछ स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं और कुछ विटामिन, इनका क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेशन कर दिया जाता है। ये जो एलिमिनेशन है वो किसके थ्रू होता है, कभी आपने बाइल जूस का नाम सुना है, वो लिवर से रिलीज होता है। देखो बाइल कैरी ऑल दी सब्सटेंस, मतलब ये सब चीजें लिवर में से अपन को एलिमिनेट करवानी तो किसके थ्रू जाएंगी, बाइल के थ्रू। तो बाइल कैरी ऑल दी सब्सटेंस इनटू द इंटेस्टाइन, कहां पे पहुंचा देता है, इंटेस्टाइन में। फ्रॉम वेयर
These all are excreted through the feces. feces जो होता है क्या होता है, जो सोलिड वेस्ट होता है उसके थ्रू इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है. That's excretory product and their elimination.